आज हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। मेटलर्जी का अगला पार्ट है ये, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स किसको कहते हैं? ये जैसे हमने बताया था कि नेचर में जो पाया जाता है ओर्स, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी होते हैं। इस इम्प्योरिटीज को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग और मैट्रिक्स कहते हैं। गैंग नेगेटिव टर्म में ही यूज होता है। तो ओर में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं, वो इम्प्योरिटीज को जब तक हम हटा नहीं लें तब तक उससे मेटल का एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, मतलब ओर में जो इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज को जब तक हम नहीं हटाएंगे उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बिल्कुल मुश्किल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोगों का पहला काम होगा कि ओर से पहले हम इम्प्योरिटी को हटा लें, यानी ओर को इम्प्योरिटी फ्री कर लें। और ओर से इम्प्योरिटी हटाने का जो ये प्रोसेस है, इसी को हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स कहते हैं, या इसको ओर ड्रेसिंग कहते हैं। ओर ड्रेसिंग होता है ना, कहीं कट उठ गया, जो घाव हो जाता है तो उसका डॉक्टर के पास जाकर ड्रेसिंग करते हैं, मतलब उसको साफ करते हैं, साफ करके फिर से बैंडेज कर देते हैं। तो उसी टाइप का ये है कि ओर से जो भी इम्प्योरिटी है उसको साफ कर रहे हैं, ओर को साफ कर रहे हैं, इम्प्योरिटी को हटा रहे हैं, इसलिए इसको ओर ड्रेसिंग भी कहा जाता है, या इसको बेनिफेक्शन ऑफ ओर्स कहते हैं। बेनिफेक्शन ऑफ ओर क्यों कहते हैं? क्योंकि इम्प्योरिटी जब हटाएंगे तो ओर में मेटल का जो परसेंटेज है बढ़ जाएगा, यानी कि इनरिचमेंट ऑफ ओर्स भी कह सकते हैं इसको। इसमें मेटल का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। तो सो द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम एन ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर और ओर ड्रेसिंग, और वी कैन से बेनिफेक्शन ऑफ ओर्स। तो इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए जो मेथड तरह तरह के होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं, है ना। इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए जो डिफरेंट मेथड्स है, वो डिपेंड करता है कि ओर में इम्प्योरिटी किस तरह के हैं और ओर का नेचर क्या है। हम लोग हमेशा ये दोनों के बीच का डिफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है तो हम फिजिकल मेथड का इस्तेमाल करेंगे, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है तो हम लोग केमिकल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो depending on the nature of impurities present in ore, we select the method of concentration. तो इसमें सबसे पहला मेथड है ये ग्रेविटी सेपरेशन। हालांकि इसके पहले एक होता है वो बाय हैंड पिकिंग, जिसको कहते हैं हाथ से चुनकर। जैसे ओर जो नीचे से निकाला जाता है वो बड़ा बड़ा पत्थर के टुकड़े के रूप में होता है, उसको पहले छोटे छोटे टुकड़े में उसको पुल्वराइज्ड करते हैं। तो उसको जब छोटे छोटे टुकड़े में क्रश करते हैं तो वहाँ से जो हाथ से चुनकर हटाने लायक है वो इम्प्योरिटी को ऐसे चुनकर ही हटा देते हैं। तो वो कहलाता है बाय हैंड पिकिंग। और दूसरा ये जो इम्पोर्टेंट है, ये ग्रेविटी सेपरेशन, या इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग, या इसको लेविगेशन भी कहते हैं। इसमें है क्या, ये बेसिस क्या है? क्योंकि हर मेथड का एक बेसिस होगा। अब बेसिस क्या? डिफरेंस इन प्रॉपर्टी ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटी, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट प्रॉपर्टी द डिफरेंस इन विच दे डिफर, वो हम लोग मेथड ऑफ कंसंट्रेशन को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या है बेसिस? डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ ओर्स एंड इम्प्योरिटीज। ओर और इम्प्योरिटी का डेंसिटी डिफरेंट है, और इसीलिए दोनों का अगर इक्वल वॉल्यूम लेंगे तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो भारी हो जाएगा, और जिसका डेंसिटी कम होगा वो हल्का होगा। मतलब यहाँ पर हम लोग हेवी एंड लाइट ये कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। तो जनरली
जो ओर का जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है, और इम्प्योरिटी का डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी वो इम्प्योरिटी का कम होता है। यानी इम्प्योरिटी लाइट हो गया और ओर हेवी हो गया। साथ ही साथ ये ओर जो होते हैं ये क्या होंगे, ये वाटर इनसॉल्युबल। मैक्सिमम ओर्स जो होते हैं ना वो वाटर इनसॉल्युबल ही होते हैं, है ना। मैक्सिमम ओर्स जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं दे आर वाटर इनसॉल्युबल, वो इनसॉल्युबल होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल अगर होगा वो तो रहेगा ही नहीं, वो तो क्या हो जाएगा, वो बारिश में या पानी बहकर वो चला जाएगा और वो समुद्र में चला जाएगा। जैसे कि मेटल नाइट्रेट्स, मेटल नाइट्रेट्स क्या होते हैं, वो चले जाते हैं समुद्र में चले जाते हैं। इसलिए मेटल नाइट्रेट जो है अर्थ क्रस्ट में नहीं पाया जाता, वो जनरली ओशियन सी वाटर में ही पाया जाता है ना, नाइट्रेट्स, बिकॉज दे आर वाटर सॉल्युबल, मेटल नाइट्रेट। साथ ही साथ अगर थोड़ा बहुत अर्थ क्रस्ट में है भी तो जो माइक्रोब्स होते हैं अर्थ क्रस्ट में वो भी उसको चेंज कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इसलिए नाइट्रेट्स नहीं के बराबर अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन में क्या लेंगे कि बेसिस क्या है, डिफरेंस इन डेंसिटी। द ओर हैज़ मोर डेंसिटी देन द इम्प्योरिटी, यानी ओर भारी होगा और इम्प्योरिटी हल्का होगा। तो इसमें क्या करते हैं प्रोसेस, एक पहले जो जनरल लाइफ में हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं उसको देखिए। जैसे पुराना चावल होता है, तो चावल को हम लोग अगर धोते हैं तो उसमें कुछ चावल में अंदर कीड़ा लग जाता है या ख़राब हो जाता है चावल, तो हम लोग क्या करते हैं पानी में जैसे ही डालेंगे क्या होगा कि वो जो ख़राब चावल है वो लाइट होने की वजह से पानी में ऊपर तैर कर आ जाएगा, जो चावल सही है वो नीचे बैठ जाएगा और उसको हम लोग ऊपर से धीरे से गिरा देंगे तो जो ख़राब चावल है वो पानी के साथ चला जाएगा। उसी तरह से वो देखते होंगे जो कोयला जो जलाते हैं, जो नहीं वो गली मोहल्ले फुटपाथ पे जो दुकान लगाते हैं लोग चाय ये सब का, तो वहाँ कोयला जलाते हैं। तो कोयला जो वो जलाते हैं तो कभी कभी होता है कि अब रात जब दुकान बंद करने का टाइम हुआ तो वो अब उसको ताव लगा हुआ है लेकिन उसको अब बुझाना है तो वो पानी डाल के बुझा देते हैं, तो कोयला पूरा नहीं जलता है, कुछ जला हुआ ऊपर से रहता है, अंदर अनबर्न्ड कोल होता है जो जला नहीं है। तो उसको लोग फिर क्या करते हैं, अगले दिन वो टोकरी में लेकर उसको जो है ऊपर से पानी डालते हैं, उसको रगड़ते हैं। रगड़ने से राख जो होता है वो लाइटर होने की वजह से वो क्या होगा, पानी के साथ वो ऐसे पानी के साथ बहकर चला जाता है। जो अनबर्न्ड कोल है उसका डेंसिटी ज़्यादा है वो वहीं रह जाता है, पड़ा हुआ रह जाता है। तो बिल्कुल वही मेथड है। एक और है जो गेहूँ ये सब में गांव में गेहूँ कटाई होता है, उसके बाद उसका जो है ना तेज हवा में वो ऐसे सूप में गेहूँ भूसा सहित गेहूँ को लेकर के ऐसे वो गिराते रहते हैं, तो गेहूँ भारी है नीचे गिर जाता है और हवा के बहाव के साथ वो जो भूसा होता है लाइट है वो बहकर हवा के साथ ब्लो होकर के दूर चला जाता है। तो ऑलमोस्ट वही वो सारे जो प्रोसेस जो हम बताए वो सभी इसी पर बेस्ड है, वो सबको ग्रेविटी सेपरेशन कहते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर वाटर का इस्तेमाल होता है। तो इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसीड्योर क्या है कि ओर को हम लोग जो महीन पीस लेते हैं पहले वो उसको क्रश करके उस ओर को पानी के तेज प्रवाह में उसको धोते हैं, वॉश करते हैं। तो क्या होगा, ओर भारी है वो वहीं रह जाता है और जो गंदगी है सिलिशियस इम्प्योरिटीज़ यानी कि जो बालू ये सब, क्योंकि हम अर्थ से खोद कर उसको निकाल रहे हैं तो उसमें तो कुछ अर्थ पार्टिकल सिलिका ये सब तो रहेगा ही, वो सिलिशियस इम्प्योरिटीज़ जो भी है वो पानी के साथ बहकर चला जाता है और भारी होने की वजह से पानी उसको बहा नहीं पाता, वो वहीं रह जाता है। और तो ये इसका प्रोसीड्योर है। देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर, ये इसको हम लोग कहते हैं विलफ्ले टेबल। ये टेबल इस तरह से ऐसे स्लोपिंग रहता है, ऐसे इस तरह से ऐसे स्लोपिंग होगा और जगह जगह ये ऐसे
रखा रहता है, या नहीं तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, वो करकट होता है ना ऐसे ऐसे इस तरह से, वो कोरुगेटेड वो रहेगा उस टाइप से। तो यहाँ पर बीच बीच में ऐसे पार्टीशन लगा हुआ है, ऐसे भी बना सकते हैं। और यहाँ से ओर को डाला जा रहा है, ये इसको हुपर कहते हैं, ये हुपर कहा जाता है। और यहाँ से हम लोग ओर को डालते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, एक ये नल जैसा होता है, ये नल लगा हुआ रहता है इस जगह, और यहाँ पे इस जगह से ये पानी तेजी से ये गिराया जाता है। यहाँ से पानी तेजी से गिरेगा तो क्या होगा कि और यहाँ से और गिर रहा है, और ये जो टेबल है ये ऐसे हिलाते रहना होता है उसको, वो हिलता रहेगा, वो उसको वाइब्रेट करते रहना होता है। तो क्या होगा कि यहाँ और क्रस्ट और यहाँ पर गिर रहा है, ये पानी का तेज प्रवाह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे जो है तो ये जमा हो जाएगा यहाँ पर और पानी धीरे धीरे गिरेगा, वो पानी हालांकि तेजी से पानी का बहाव होगा, और ये यहाँ ब्लॉक होकर के जब पानी ज़्यादा होगा वो ओवरफ्लो करेगा, फिर करके इधर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि पानी के तेज प्रवाह की वजह से इम्प्यूरिटीज जो है वो तो यहाँ चला आया, लेकिन तेज प्रवाह के वजह से हो सकता है कुछ और भी आ जाए, तो फिर ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर वो और जमा होगा, और इम्प्यूरिटीज फिर यहाँ से बहकर ये बाहर आएगा। फिर अगर यहाँ से भी कुछ और आ जाए तो कैरी यहाँ होगा, और ऐसे करते कई स्टेप पे होगा, और फाइनली यहाँ से जो है ये वाटर ऐसे ये गिर जाएगा, वाटर को यहाँ इस जगह वाटर ये कलेक्ट, और इसी जगह ये इम्प्यूरिटीज पानी के साथ बहकर आ जाएगा, और ये सब जगह पे रुक जाएगा। ठीक है, ऐसे स्लोपिंग अर्थ जगह जगह ऐसे रुकावट होगा, यहाँ और डाले पानी डाले तेज प्रवाह से, तो यहाँ पर और हिलता रहता है, तो और हिलेगा तो उससे पानी जो फ्लो हो रहा है वो और में जो इम्प्यूरिटीज़ है उसको वो धीरे धीरे बाहर निकाल रहा है, और वो ओवरफ्लो करके उधर गया, फिर वहाँ जो कुछ और गया भी होगा तो वो यहाँ रुक जाएगा, फिर इम्प्यूरिटीज़ इधर, फिर थोड़ा सा गया, तो ऐसे करते करते कई स्टेप के बाद वो और उसी में रह जाता है, और इम्प्यूरिटीज़ पानी के साथ बहकर चला जाता है। तो ये इस टेबल को हम लोग ऐसे कहते हैं विल्फ्ले टेबल, विल्फ्ले टेबल। तो इस तरह से ये प्यूरिफाई किया जाता है। और एक उसी तरह से ये जो इसका नाम है हाइड्रोलिक क्लासिफायर, हाइड्रोलिक क्लासिफायर, इसमें क्या होता है, ये इस तरह से कंटेनर है, यहाँ से वाटर जो रनिंग वाटर काफ़ी तेज प्रवाह नीचे से वाटर ऐसे फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है, यहाँ से ये वाटर जाएगा ऐसे निकलेगा, और ऊपर से ये जो हुपर है यहाँ पर इस जगह ये जो हुपर होगा यहाँ पर इस तरह से इससे ओर को डाला जाता है, और नीचे से पानी तेजी से, तो यहाँ पर ये इस जगह ये धुलाई होगा, और धुलाई होने के बाद जो पानी ये जो होगा इम्प्यूरिटीज तो लाइट है, पानी के साथ ऊपर चला जाएगा, और इतना तेजी से पानी ये डाला जाता है कि ये जब ये ओवर फ्लो होगा तो यहाँ से इम्प्यूरिटी के साथ ये गिर जाएगा, और यहाँ पर जो और भारी है तो वो आ जाएगा नीचे, और यहाँ से और अलग हो जाएगा, और यहाँ से अलग होगा, और यहाँ से अलग हो जाएगा कौन, इम्प्यूरिटीज। इसको अलग जगह हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, और को किसी अलग कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे, तो इस तरह से ये दोनों अलग हो जाता है। ये हुआ ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ग्रेविटी सेपरेशन का ये इस मेथड से हम लोग किस तरह के ओर को प्यूरिफाई करते हैं। तो क्या ओर होना चाहिए, वाटर में इंसॉल्युबल होना चाहिए, और दूसरा ये होना चाहिए कि इसका डेंसिटी इम्प्यूरिटी से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ओर है, किस तरह के ओर के लिए ये यूज करेंगे। तो ये जो हम लोग यूज करेंगे ये ओर
तो इसके लिए कहा जाता है कि ये मेथड हम लोग यूज करते हैं जनरली ऑक्साइड ओर के लिए। दिस मेथड इज मेनली यूज फॉर ऑक्साइड एंड कार्बोनेट्स ओर। ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर वैसे जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट ओर्स। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि दिस मेथड is used for oxide and carbonate ores। ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर, ये कैसा वाटर इनसॉल्युबल होना चाहिए, वाटर इनसॉल्युबल होता है। दूसरा हम लोग ये कह सकते हैं कैन नॉट बी यूज फॉर नाइट्रेट ओर्स। क्यों नाइट्रेट ओर के लिए यूज नहीं कर सकते नाइट्रेट ओर्स? कारण कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर, तो वो पानी के साथ घुलकर पानी के साथ निकल जाएगा, इम्प्योरिटी के साथ ही निकल जाएगा। इसलिए नाइट्रेट के लिए हम लोग यूज नहीं कर पाते। और इसके बाद ये कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स ऑल्सो। सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर के लिए तो कभी भी हम लोग ये हाइड्रोलिक प्रोसेस या ग्रेविटी सेपरेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? इसका रीजन हम लोग देखते हैं, इसका रीजन क्या है। इसका जो रीजन हम लोग लेते हैं, इसका रीजन की सल्फाइड ओर को हम लोग क्यों, ये सल्फाइड ओर को क्यों हाइड्रोलिक प्रोसेस से हम लोग ये प्यूरिफाई कंसंट्रेट नहीं कर सकते सल्फाइड ओर को? उसका रीजन है, देखिए सल्फाइड ओर में S होगा, क्योंकि मेटल सल्फाइड है तो सल्फाइड आयन तो होगा ही, और वहाँ अगर वाटर है तो वाटर से ये रिएक्शन कर देगा, और रिएक्शन करके बनाएगा क्या? ये SH- और OH- ये बनाएगा, और फिर ये SH- फिर वाटर से ये रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करके ये बनाएगा क्या? यहाँ पर ये H2S और फिर OH-। तो ये जो रिएक्शन है ये कैसा रिएक्शन है? ये किस तरह का रिएक्शन है? ये सल्फाइड सॉल्ट हुआ, सॉल्ट का वाटर के साथ क्या होता है? सॉल्ट का वाटर के साथ रिएक्शन, तो सॉल्ट का वाटर के साथ इंटरेक्शन क्या कहलाता है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहलाता है। तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तेजी से होगा या धीरे होगा, ये KH से डिसाइड होता है। KH बराबर क्या होगा? KW/KA। KA किसका? H2S है, तो H2S डाइबेसिक एसिड है, तो डाइबेसिक एसिड अगर है H2S तो उसका दो वैल्यू होगा, एक Ka1 होगा और एक Ka2 होगा। Ka1 किसके लिए? जब H2S से वो एक H+ देगा और HS-, और फिर दूसरा ये HS- इससे फिर H+ और S+, ये इसके लिए हो जाएगा Ka2। तो यहाँ पर Ka, देखिए SH आया ना, SH से S-, इसलिए यहाँ पर कौन वाला लेना पड़ेगा? Ka2। तो KW/Ka2, तो Kw का जो वैल्यू होता है 10⁻14, और इसका होता है Ka2 1.1 × 10⁻13। तो यहाँ पर कितना होगा? ये अगर हम लोग लिखते हैं
तो ये ऊपर जाएगा, तो ये पॉइंट अगर हटा देते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10, तो 10 ये तो -13 कैंसिल, तो ये सीधा हो जाएगा 1/11। 1/11 जो होगा ये ग्रेटर देन 10⁻⁻3, मतलब ये रिएक्शन काफ़ी तेज़ी से होगा, है ना, ये फास्ट होगा। और इसका अगर निकालिएगा KH, तो यहाँ KW/Ka1 होगा, H2 से HS माइनस ये गया है, इसलिए Ka1, तो इसका होता है 10⁻⁻14, और नीचे इसका होता है यहाँ 10⁻⁻7, तो ये लगभग 10⁻⁻7, जो कि ये छोटा है 10⁻³ से, यानी सेकंड रिएक्शन के होने का चांस कम है, लेकिन फर्स्ट रिएक्शन के होने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इसका मतलब सल्फाइड आयन वाटर से इंटरेक्ट करेगा, वाटर में घुल जाएगा, तो वाटर में जब घुल जाएगा, और यहाँ तो वाटर लेना ही है, तो सल्फाइड ओर अगर लेंगे तो सल्फाइड ओर वाटर से इंटरेक्ट करके वाटर में घुल जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और ये सल्फाइड आयन वाटर के द्वारा वो वाश होकर बाहर निकल जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं सल्फाइड आयंस will be washed away with water due to hydrolysis, and this is the reason sulfide ores cannot be concentrated by gravity separation. नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। नाम से ही क्लियर है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो आप लोग जानते होंगे कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेट नहीं है, जो इस तरह का बने होंगे फिजिक्स में कि इस ऐसे शेप का एक अगर हम लोग ले लेते हैं ये, या फिर इस टाइप से कि एक मान लीजिए गोल ऐसे पाइप है और ये नॉन मैग्नेटिक है, और इसके ऊपर से ऐसे वायर ऐसे लटकाया हुआ है, और इससे करंट पास करेंगे, और इसके बीच में एक कोई सब्सटेंस यहाँ पर अगर रखेंगे तो आयरन इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, जैसे इसमें करंट पास करते हैं ये कॉइल से, तो अंदर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, और जैसे करंट पास करना बंद कर देंगे ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म। तो इलेक्ट्रिक करंट के वजह से उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इसको एक सिंपल पहले समझ लीजिए कि मान लीजिए कि इस तरह से यहाँ पर इसी टाइप का कोई ऐसे लिया गया है, ऐसे मैग्नेट है, और हम लोग इस तरह से एक सरफेस है, और इस सरफेस पे हम लोगों ने ये जो सरफेस है इस पे हम लोग रखे हैं वो ओर को पाउडर करके, वो क्रश करके रखे हैं, जिसमें इम्प्योरिटीज़ भी है और मैग्नेटिक सब्सटेंस भी है और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस भी है, कुछ भी ये यहाँ रखा गया, दोनों का मिक्सचर रखा गया है। तो हम उस मैग्नेट को लाएंगे ऊपर में, ऐसे हम लोग करेंगे, इसको छितरा कर फैला देंगे, और उसके ऊपर से मैग्नेट को ऐसे हम लोग चलाएंगे, तो क्या होगा, मैग्नेट वो जो जितना भी है ये मैग्नेटिक सब्सटेंस तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और वो अट्रैक्ट हो जाएगा, और उसको हम लेकर के दूसरे जगह चले जाएंगे, और दूसरे जगह फिर हम क्या करेंगे, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद कर देंगे, तो क्या होगा, वो नॉन मैग्नेटिक होगा, तो जितना उसमें सटा था वो झड़ जाएगा। तो उधर जो अलग जगह मैग्नेटिक सब्सटेंस अलग हो गया, और यहाँ पर जो बचा वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। तो इस तरह से
समझ में आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला कैसा है कि पहले हम किसी एक सरफेस पर वो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस का मिक्सचर है, हमने वहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लाया और उसके ऊपर से ऐसे चलाया कई बार, तो जितना मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो सट गया उसमें मैग्नेट में और नॉन मैग्नेटिक वहीं रह गया। अब उसको अलग कर लिए, दूसरे जगह वो स्विच ऑफ कर दिए, करंट फ्लो करना बंद हो गया, नाउ इट विल नॉट बी ए मैग्नेट। अब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म, तो जितना सटा हुआ था सब झड़ के गिर जाएगा। तो वहाँ जो अलग होगा वो मैग्नेटिक सब्सटेंस और यहाँ जो बच गया वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है इसका बेसिस क्या है? डिफरेंस इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटीज। इसमें से कोई भी एक, ओर अगर मैग्नेटिक होगा तो इम्प्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक होगा, या ओर अगर नॉन मैग्नेटिक है तो इम्प्योरिटीज क्या होगा? मैग्नेटिक होगा। तो इसको कैसे किया जाता है, यहाँ पर वो लार्ज स्केल में कैसे करते हैं उसको यहाँ पर देखिए। ये जो है एक मैग्नेटिक पुली है, ये मैग्नेटिक व्हील, ये मैग्नेटिक पुली, ये इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पुली, मैग्नेटिक पुली ये है। और यहाँ पर क्या है कि इस जगह इसके ऊपर यहाँ से लगा हुआ है वो चेन जैसा, जब तो वो जो टैंक होता है ना, वो फाइटर टैंक जो होता है उसमें ये लगा रहता है ऊपर पे मेटल का बेल्ट जैसा, उसी तरह से इसे बेल्ट जैसा एक लगा हुआ रहेगा और ये घूमता है। यहाँ हुपर है इस जगह, इससे क्या करते हैं हम लोग ट्रस्ड ओर को जिसमें इम्प्योरिटीज मिला हुआ है यहाँ से गिराते हैं। धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा? आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, यहाँ आते हुए जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो तो चिपक जाएगा, वो चिपक जाएगा, और जो मैग्नेटिक नहीं था वो तेजी से आगे की तरफ गिरेगा। वो कहाँ गिर रहा है उसको एक कंटेनर में अलग कर लेते हैं, और जो मैग्नेटिक है वो सट कर यहाँ आएगा और यहाँ नीचे जैसे उससे पार करेगा ये नीचे आकर के ये अलग गिर जाएगा। तो ये जो हुआ ये कौन सा सब्सटेंस हुआ? ये मैग्नेटिक हुआ, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। और ये क्या हो जाएगा? ये जो होगा ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा। ये नॉन मैग्नेटिक हुआ और ये यहाँ पर मैग्नेटिक। इस तरह से ये दोनों अलग हो गया और इसको फिर हम लोग अलग कर लेंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ जैसे देखिए ये, तो इसका किसके लिए यूज करते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन? किसके लिए? और मैग्नेटिक तो इम्प्योरिटी नॉन मैग्नेटिक, और अगर नॉन मैग्नेटिक तो इम्प्योरिटीज मैग्नेटिक होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल, जैसे ये मैग्नेटिक, ये और है, हेमेटाइट ये और है, हेमेटाइट हो, मैग्नेटाइट हो, ये क्रोमाइट हो, ये क्रोमाइट और रूटाइल और, ये सब जो है ये सभी मैग्नेटिक और हुआ। और हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, क्रोमाइट ये सब में सिलिसस यानी सिलिका, वो जो बालू ये सब होता है, या सिलिकेट्स एज इम्प्योरिटी होता है जो नॉन मैग्नेटिक होता है, ये अलग हो जाएगा। रूटाइल जो होता है उसमें ये क्लोरापेटाइट ये इम्प्योरिटी होता है, ये इम्प्योरिटी है, यहाँ पर ये इम्प्योरिटी है। और यहाँ पर दूसरा ये कैसिटेराइट और है जो नॉन मैग्नेटिक है ना, कैसिटेराइट SnO2 टीड का और है, लेकिन उसमें इम्प्योरिटीज के रूप में वोल्फ्रामाइट ये भी और है लेकिन इम्प्योरिटी के रूप में है, ये मैग्नेटिक है ये। और एक होता है MnWO4 फेरस टंगस्टेट या मैग्नस टंगस्टेट, ये जो होता है ये इम्प्योरिटी है, यहाँ पर ये इम्प्योरिटी के रूप में है। और कैसिटेराइट और है, तो यहाँ और हो गया नॉन मैग्नेटिक और इम्प्योरिटीज हो गया मैग्नेटिक। और बाकी ये जो चार था इसमें ये और मैग्नेटिक एंड इम्प्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक। इस तरह से मैग्नेटिक सेपरेशन का इस्तेमाल करके और से इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है
फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, या इसको हम लोग फेन उत्प्लावन विधि कहते हैं। इसका बेसिस क्या है? हमने पहले ही बताया था कि जब हम लोग ये ओर से इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं, यानी कि ओर और इम्प्योरिटी को एक दूसरे से अलग ही करना होता है, अलग करना है, तो अलग करने के लिए ऑलवेज जो डिफरेंस है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस मेथड में वो कौन सा प्रॉपर्टी है जिसके डिफरेंस के वजह से हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं? तो वो प्रॉपर्टी है वेटिंग प्रॉपर्टी, वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटी और गैंग विथ ऑयल एंड वाटर। इसमें क्या होता है? वेटिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं या एफिनिटी, एफिनिटी लगाव, ओर का लगाव ऑयल से ज़्यादा होता है और गैंग का लगाव वाटर से ज़्यादा होता है। तो देखिए इसका बेसिक ये प्रोसेस क्या है, पहले हम उसको बता दें, वो फिर उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। होता क्या है कि ये एक टैंक है, इसके अंदर ऑयल और वाटर का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ले लेते हैं। वाटर ज़्यादा नहीं ले सकते, ऑयल ही ज़्यादा लेते हैं। उस क्यों ऐसा होता है वो भी हम बताएंगे। तो इसमें ऑयल और वाटर को हम लोग ले लेते हैं, वो तो दोनों मिसिबल है नहीं, तो ऑयल ऊपर का लेयर बनाएगा, वाटर नीचे रहेगा। अब उसमें ओर मिला देते हैं, पाउडर्ड क्रस्ड ओर जो है उसमें डाल देते हैं और एयर तेज़ी से पास करते हैं। तो यहाँ से बबल्स निकलेगा और यहाँ वो उसमें वो मिक्सिंग होगा। तो उस मिक्सिंग के दौरान ओर का एफिनिटी ऑयल से ज़्यादा है तो वो ऑयल की तरफ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और वाटर नीचे है, गैंग का एफिनिटी वाटर के साथ है तो गैंग क्या हो जाएगा? वाटर के साथ नीचे चला जाएगा। इस तरह से दो पार्ट में अलग होगा। अभी फ़िलहाल ये, फिर उसको हम डिटेल से ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ओर का जो है एफिनिटी किसके साथ ज़्यादा है? ऑयल के साथ। क्यों ज़्यादा है ऑयल के साथ? इसका मतलब रीजन जो होता है, हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर मेन ओर ऑयल की तरफ क्यों जाता है, गैंग वाटर की तरफ क्यों जाता है? दिस कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फोर्स ऑफ कोहेशन एंड फोर्स ऑफ एडहेशन, या कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर में तेल रखा हुआ है, सरसों तेल रखा हुआ है, उसमें हम अपना हाथ ऐसे डुबाए और ऐसे निकाले तो क्या हो जाएगा? हमारे हाथ में चारों तरफ क्या हो जाएगा? ये ऑयल यहाँ लग जाएगा और हाथ से ऐसे ऑयल सट करके कुछ तेल बाहर आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब हमारे हाथ का सरफेस और ऑयल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको क्या कहेंगे? हाथ अलग है, ऑयल अलग है, दो डिफरेंट के बीच है, तो इसको एडहेसिव फोर्स कहेंगे। और ऑयल पार्टिकल के बीच लेंगे, कोहेसिव फोर्स कहेंगे। तो होता क्या है, जब कंटेनर में ऑयल था तो वहाँ दो ऑयल पार्टिकल के बीच कोहेसिव फोर्स था, और जब हम हाथ डाले तो वहाँ मेरे हाथ के सरफेस और ऑयल के बीच जो एडहेसिव फोर्स हुआ वो ज़्यादा हो गया। इस वजह से वहाँ पर क्या हुआ कि हाथ के साथ वो ऑयल पार्टिकल, बाकी ऑयल पार्टिकल को छोड़कर वो हाथ के साथ बाहर आ गया, है ना। यही चीज़ हम अगर मरकरी में हाथ डालेंगे और निकालेंगे तो क्या होगा? जरा सा भी नहीं सटेगा। क्यों? इसका मतलब वहाँ कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है मरकरी पार्टिकल के बीच, और मरकरी और हैंड के बीच जो एडहेसिव फोर्स है वो कम हो गया। तो इसीलिए ऐसा होता है। इसका मतलब यहाँ जो कोहेसिव, यहाँ जो फोर्स है, फोर्स हम लोग ओर पार्टिकल और ओर पार्टिकल यानी सल्फाइड ओर जो है उसके, ये जो ओर पार्टिकल है इसके बीच वाला फोर्स कम होता है और फोर्स ऑयल और ओर के बीच का फोर्स ज़्यादा होता है। इसीलिए
वहाँ पर जब डालेंगे तो और किसके साथ चला जाएगा, ऑयल के साथ जाकर चिपक जाएगा। और उसी तरह से यहाँ जो फोर्स होगा, जी का मतलब गैंग, दो गैंग पार्टिकल के बीच जो फोर्स होगा वो कम होगा, फोर्स गैंग और वाटर के बीच जो एडहेसिव फोर्स है ये ज़्यादा होगा, इसलिए गैंग वाटर के साथ चला जाएगा और वो नीचे चला जाएगा। ये मेथड बेसिकली यानी मेनली सल्फाइड ओर के साथ किया जाता है। दिस मेथड इज मेनली यूज फॉर सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ से क्लियर होगा कि हमने अभी बताया था कि यहाँ ऑयल ज़्यादा, वाटर बहुत कम लेते हैं, कम अमाउंट में। कारण क्या कि वाटर अगर हम ज़्यादा लेंगे तो सल्फाइड ओर का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और वो पानी के साथ चला जाएगा और गैंग भी चला जाएगा उधर, तो फिर दोनों अलग हुआ नहीं। इसीलिए यहाँ वाटर का अमाउंट ज़्यादा नहीं लिया जाता है, ऑयल का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। इसमें मुख्य रूप से एडजॉर्प्शन का कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं। एडजॉर्प्शन का कंसेप्ट हम लोग मुख्य रूप से यूज करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में। ये एडजॉर्प्शन हम लोग मेनली यहाँ पर यूज करते हैं। एडजॉर्प्शन का कंसेप्ट, एडजॉर्प्शन क्या होता है ये जानते होंगे, ये एक सरफेस फिनोमेनन है। सरफेस फिनोमेनन मतलब जैसे ये है, इसके सरफेस है, तो यहाँ क्या होगा कि कोई भी पार्टिकल आकर के केवल सरफेस पे ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, सरफेस पे ही रह जाएगा। अगर आप एक चौक को ले लीजिए, चौक है ना, चौक को लेकर एक जैसे इंक पॉट है और वहाँ हम ब्लू या रेड कोई भी इंक है, लिक्विड इंक, उस इंक पॉट में हम चौक को डुबा दिए, डुबा कर निकालेंगे तो देखेंगे चौक अगर वो चारों तरफ से क्या हो जाएगा, चौक ब्लू कलर का हो जाएगा। ब्लू इंक में डालने पर वो ब्लू हो गया, ब्लू कलर का हो गया। अब उसको जब तोड़ दीजिएगा, तोड़ के अंदर देखिएगा तो अंदर भीग गया है, लेकिन अंदर ब्लू नहीं हुआ है, ब्लू केवल सरफेस पे हुआ है। इसका मतलब कलर कहाँ रह गया, सरफेस पे, तो कलर का हुआ एडजॉर्प्शन, लेकिन वाटर तो अंदर तक चला गया, तो जो बल्क में चला गया, अंदर तक पहुंच गया, उसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर डी है, एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमेनन, सरफेस पर ही होगा केवल, और एब्जॉर्प्शन यहाँ जब बी हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमेनन, यानी अंदर तक वो चला जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, एडजॉर्प्शन यानी कि एक सरफेस फिनोमेनन है। इसमें क्या होता है कि इस तरह से हम लोग लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये ऑयल जो लिया गया है, ऑयल, और उसमें कुछ मटेरियल मिलाते हैं जिससे हवा अगर डालेंगे या पास करेंगे तो झाग बनेगा। जैसे होता है ना, पानी में अगर थोड़ा सर्फ डाल दें, है ना, सर्फ डाल दें और वो किसी चीज़ से हम उसमें हवा देकर फूंके तो वहाँ झाग बनने लगता है, बबल्स निकलने लगता है। तो उसी तरह का यहाँ मिलाया जाता है एक मटेरियल, फ्रोथर कहते हैं उसको, वो फ्रोथर वही ऑयल है। और ऑयल तो वहाँ जो झाग बनेगा एयर पास करेंगे तो ये उसका बबल है। ये मान लीजिए ये फ्रोथ बबल है, यहाँ पर ये फ्रोथ है, एयर इसके अंदर ये एयर है और ये एक ऑयल का ये बबल इस तरह से है और ये सरफेस है। और इसी सरफेस पर जाकर क्या होता है, ओर का पार्टिकल इसके सरफेस पे जाकर चिपक जाता है। ये जो है ये इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये ओर पार्टिकल है, ये ओर पार्टिकल है, उस सरफेस पर जाकर ये चिपक गया। ये सरफेस पे ही आएगा, इस तरह से उसके सरफेस पे जाके ऐसे चिपक जाएगा।
तो और ये बबल, इसके अंदर एयर है तो ये हल्का होगा, तो ये हल्का होने की वजह से ऊपर जाना चाहेगा, इस तरह से ये ऊपर चला जाएगा। और जब ये ऊपर जाना चाहेगा, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जा कर के यहाँ सरफेस पे आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए और ऑयल का जो ये बबल है उसमें चिपक करके और कहाँ चला आया, ऊपर चला आया। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये जो सरफेस पे चिपका, ये केवल सरफेस फेनोमेनन हुआ, इसी को हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द concentration of sulfide ore. This process is an illustration of practical application of which of the following phenomenon? तो उसी में दिया था coagulation, sedimentation, adsorption, absorption। तो क्या हो जाएगा आंसर? एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पर सरफेस पे आकर के चिपका और ये दोनों के बीच जरूर कोई ना कोई फोर्स होगा। ये जो फोर्स होगा यहाँ पर, इसको हम लोग एडेसिव फोर्स कहेंगे या इसको वान डर वाल्स फोर्स भी कहते हैं। तो ये इसका कंसेप्ट है कि इसमें एडजॉर्प्शन का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो एडजॉर्प्शन में यहाँ ऑयल का बबल है और उसके ऊपर ये ओर पार्टिकल जाकर के चिपका हुआ है और बबल ऊपर आया और इसके साथ साथ ओर पार्टिकल ऊपर आ गया। अब है नेक्स्ट कि इस प्रोसेस पे हम लोग मटेरियल क्या क्या यूज करते हैं, अब उसको हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या क्या हम लोग मटेरियल यूज करते हैं, तो सबसे पहले स्लरी। स्लरी क्या होता है? एक घोल होता है जो यहाँ लिए ना, ऑयल लिए, यहाँ पर ऑयल है, वाटर है और उसमें ओर को भी मिला दिया है। तो मिलाकर जो एक घोल तैयार किया जाता है, वो घोल तो नहीं होता है एक्चुअली, वो एक सस्पेंशन होता है, टेम्पररी सॉल्यूशन। ये ज़्यादा देर तक रखेंगे तो फिर अलग हो जाएगा, वो घुला हुआ नहीं रहेगा, मिसिबल नहीं है, इसलिए टेम्पररी वो मिलाकर रखा जाता है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सस्पेंशन ऑफ ओर पार्टिकल्स इन ऑयल एंड वाटर। वहाँ पर ये सस्पेंशन, ये जो है ये सॉल्यूशन, उसको स्लरी, और उसमें कुछ मटेरियल मिलाए जाते हैं, दोज आर कॉल्ड एडिटिव्स। एडिटिव्स में क्या क्या मिलाया जाता है? सबसे पहले होता है फ्रोथर्स मिलाते हैं, फिर फ्रोथ स्टेबलाइजर ये मिलाते हैं, फिर कलेक्टर मिलाते हैं, कलेक्टर, फिर डिप्रेसेंट हम लोग मिलाते हैं, और फिर एक्टिवेटर। ये जो होता है ये हर हमेशा नहीं मिलाया जाता है, ये कुछ खास कंडीशन में डिप्रेसेंट और एक्टिवेटर ये मिलाते हैं। बाकी तो ये फ्रोथर, फ्रोथ स्टेबलाइजर और कलेक्टर ये तो ऑल द वाइल रहेगा, हमेशा रहेगा। ये डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ओर डिप्रेसेंट और एक्टिवेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम लोग इसको एक एक करके फ्रोथर, फ्रोथ स्टेबलाइजर, कलेक्टर, डिप्रेसेंट और एक्टिवेटर के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो मिलाते हैं एडिटिव, एडिटिव में पहला है क्या? फ्रोथर या फ्रोथिंग एजेंट, मतलब जो झाग उत्पन्न करता है। वो जो टैंक में जो हम लोग डाले वहाँ पर वाटर, ऑयल, ओर, तो वहाँ पर जो होता है कि ऑयल जो डालते हैं वही ऑयल फ्रोथिंग एजेंट होता है। तो उसमें कौन सा ऑयल डालते हैं? ये पाइन ऑयल या टर्पेंटाइल ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल। और भी ऑयल तो होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये सब ऑयल जो होता है, ये सब जो लेते हैं ये सस्ता होता है, ये चीप होता है और साथ ही साथ इजीली अवेलेबल होता है ज़्यादा परिमाण में। इसीलिए हम लोग पाइन ऑयल और टर्पेंटाइन ऑयल ही यूज करते हैं। तो ये फ्रोथर या फ्रोथिंग एजेंट क्या हुआ कि इट प्रोड्यूसेस फ्रोथ व्हेन एयर इज ब्लोन थ्रू द सस्पेंशन। वो जो सस्पेंशन था उससे होकर जब एयर पास करते हैं तो जो झाग बनता है, वह झाग बनाने में ये मदद करता है।
और क्या यूज करते हैं इसमें, पाइन ऑयल या टर्पेंटाइन ऑयल। ये पाइन ट्री होता है, उसके लकड़ी को अगर काटिएगा तो उस पर एकदम बिल्कुल वो पता चलता है कि लगता है कि हमेशा तेल से भीगा हुआ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा परिमाण में वो तेल होता है। तो वो पाइन ऑयल पाइन ट्री से ही प्राप्त किया जाता है। पाइन वुड जो होता है उसी तेल के वजह से उसमें कभी वो जो दीमक ये नहीं लगता है उसमें। तो ये जो पाइन ऑयल है पाइन ट्री से वो प्राप्त किया जाता है। ये सस्ता होता है और आसानी से अवेलेबल है। ये फ्रोथिंग एजेंट का काम करता है। दूसरा है फ्रोथ स्टेबलाइजर। फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या होता है, जैसे हम लोग जो साबुन लेते हैं, पानी में साबुन या सर्फ मिला दिए, तो जैसे साबुन अगर रख देंगे तो वहाँ झाग बनेगा। तो ये जो झाग बनता है, देखिएगा साबुन नॉर्मली जो टॉयलेट सोप या वो वॉशिंग जो सोप डिटर्जेंट ये सब, उसमें जो झाग बनता है वो झाग है ना ज़्यादा देर तक वो रहेगा नहीं। साबुन अगर लगाएं झाग ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, लेकिन शेविंग क्रीम वो जो लगाते हैं वो झाग जल्दी सूखता नहीं है, वो ज़्यादा देर तक रहता है। तो इसका मतलब क्या है, शेविंग क्रीम उसमें जो वहाँ पर फ्रोथ स्टेबलाइजर मिला हुआ है जो ज़्यादा देर तक वो रहता है, वो सूखेगा नहीं। तो उसी तरह से यहाँ भी फ्रोथ जो बनेगा, झाग जो बनता है, तो वो झाग देखिएगा बबल्स बनेगा और बबल्स नीचे से ऊपर आएगा, एयर बबल आते आते वो टूटने लगता है, वो उसमें जो एयर है वो टूटने लगता है, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। कारण क्या है कि उसका जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन ज़्यादा है, और सरफेस टेंशन की वजह से वो अपने एरिया को मिनिमम करना चाहता है, तो इसके वजह से जल्दी कोलैप्स कर जाता है, वो टूट जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कोई ऐसा मटेरियल मिलाएंगे जो उसके सरफेस टेंशन को घटा देगा। सरफेस टेंशन घटा देने से कोलैप्सिंग एबिलिटी कम हो जाएगा और वो जो बबल बनेगा वो ज़्यादा देर तक रह सकता है, स्टेबलाइज होकर रह सकता है। इसी और वही जो मटेरियल मिलाते हैं उसी को फ्रोथ स्टेबलाइजर कहते हैं। तो इट स्टेबलाइजेज द फ्रोथ बाय डिक्रीजिंग सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल। वो सरफेस टेंशन कम करके वो क्या करता है, वो फ्रोथ का, झाग का, बबल का वो जो लॉन्जिविटी बढ़ा देता है, वो उसका लाइफ स्पान, जीवन काल वो बढ़ा देता है, ज़्यादा समय तक वो रहेगा। और इसके साथ साथ तो वो जो झाग बनेगा तो बनता जाएगा और पहले वाला टूटेगा नहीं, तो स्वाभाविक है तो कुछ देर बाद ये जो बबल्स के नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फ्रोथ स्टेबलाइजर ऑयल के सरफेस टेंशन को घटाकर वो फ्रोथ को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, इस वजह से वो ज़्यादा देर तक रहेगा और इस वजह से नंबर भी बढ़ जाएगा। और नंबर अगर बढ़ेगा तो हमने क्या बताया था कि ये जो बबल है इसके सरफेस पे ही और पार्टिकल जाकर के चिपकता है, तो जब ज़्यादा बबल्स होंगे तो ज़्यादा और पार्टिकल चिपकेंगे और ये बबल्स ऊपर जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा और पार्टिकल ऊपर जाएगा, इम्प्योरिटी नीचे जाएगा। इस तरह से कह सकते हैं ये इफ़िशियंसी को बढ़ा देता है। तो इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग फ्रोथ स्टेबलाइजर मिलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या यूज करते हैं फ्रोथ स्टेबलाइजर के रूप में, तो क्रैशॉल, ये है क्रैशॉल है ना, ये ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, ये क्रैशॉल और क्रैशॉल का डेरिवेटिव एल्काइल डेरिवेटिव, जिस तरह एनिलीन या एनिलीन का डेरिवेटिव, ये सब जो है यूज किया जाता है एज फ्रोथ स्टेबलाइजर। ये सब अगर हम मिला देंगे तो क्या होगा, उस स्लरी में मिलाएंगे तो वो उसका सरफेस टेंशन घटा करके क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बबल्स बनाएगा और बबल्स का लाइफ स्पान भी बढ़ा देगा, जिस वजह से इस प्रोसेस का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कलेक्टर। नेक्स्ट है कलेक्टर।
कलेक्टर क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, कलेक्ट करता होगा। तो ये क्या करता है, जो बबल है इसके सरफेस पर ये सल्फाइड ओर को कलेक्ट करने में मदद करता है। जैसे एक एडजॉर्प्शन तो था ही, एडजॉर्प्शन तो यहाँ पर जो सल्फाइड और इसके ये जो होता है बबल है, इसके सरफेस पे जो ये चिपकता था, इसको कलेक्ट करता है, सल्फाइड ओर को सरफेस पे कलेक्ट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करने में ये हेल्प करता है। इस तरह से ये प्रोसेस का इफ़िशियंसी बढ़ जाता है ना। ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा यहाँ कलेक्ट होगा तो एक बबल के साथ उतना ज़्यादा और पार्टिकल ऊपर जाएगा, इसीलिए इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ पर कलेक्ट करने में मदद करता है, इसलिए इसको कलेक्टर कहते हैं। ये होता क्या है, सोडियम या पोटासियम इथाइल जैंथेट होता है। ये जैंथेट एक स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड होता है। देखिए इसको कैसे तैयार किया जाता है, जैसे कार्बन डाई सल्फाइड, ये तो एक लीनियर मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर हम लोग लेते हैं R, यहाँ पे O और H। तो ये जो होगा, इसके पास लोन पेयर है, ये अल्कोहल हो गया, ये अल्कोहल लेते हैं, और ये क्या है, कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड। तो ये कार्बन डाई सल्फाइड हम लोग लेते हैं और इसके बीच रिएक्शन कराते हैं। तो सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा कार्बन से, तो दोनों तरफ खिंचाएगा, तो कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, मान लीजिए ये यहाँ आ गया। तो अब इससे क्या बना, यहाँ पर इससे जो बनेगा, यहाँ पर ये ROH, ये एक लोन पेयर तो रह गया, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड S, और यहाँ पर इधर हो जाएगा अब S माइनस, ये S माइनस होगा, और O पे क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये प्लस होगा तो ये बॉन्ड इधर गया, यहाँ से H निकला, और ये H निकल कर यहाँ चला गया। तो यहाँ अगर जाएगा तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर ROC डबल बॉन्ड S और SH, इसी को ये एल्काइल हो गया, इसको हम लोग कहेंगे ये एल्काइल जैंथेट। ये एल्काइल, ये जैंथिक एसिड ऐसे है, ये जैंथेट कहते हैं। और ये जो जैंथेट है, यहाँ पर R की जगह अगर इथाइल हो जाए तो इथाइल जैंथेट हो जाएगा। और इसका रिएक्शन अगर हम लोग NaOH से कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये बेस है और ये एसिड, ये हाइड्रोजन, यहाँ H2O निकल जाएगा और ये बनाएगा ROC डबल बॉन्ड S, यहाँ S और NaS माइनस Na+, इसी को हम लोग कहते हैं सोडियम एल्काइल, ये जैंथेट, एल्काइल जैंथेट कहते हैं इसी को। और यहाँ इथाइल ग्रुप होगा तो सोडियम इथाइल जैंथेट होगा। तो ये वाला जो पार्ट है, इसमें ये इस जगह हम लोग जो लेते हैं R, ये O, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड S, और यहाँ पर S, और इस जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा Na, ये माइनस, ये प्लस। ये वाला पोर्शन जो होता है इस जगह, ये वाला पोर्शन, ये यहाँ एल्काइल ग्रुप बड़ा होने के वजह से ये इसको हम लोग कहते हैं ये हाइड्रोफिलिक यूनिट कहते हैं, सॉरी हाइड्रोफोबिक यूनिट कहते हैं। ये वाटर में घुलेगा नहीं, वाटर से, फोबिक का मतलब हेटिंग, तो वाटर से दूर जाएगा, और ये चार्ज होने के वजह से ये क्या हो जाएगा,
दिस इज हाइड्रोफिलिक यूनिट, ये वाटर के साथ एफिनिटी रखेगा, ये हाइड्रोफिलिक यूनिट है। यहाँ पर चार्ज है, आयोनिक है, ये इसको ये जो हुआ ये वाटर सॉल्युबल पार्ट हो गया, ये वाटर सॉल्युबल पार्ट, और ये क्या हो जाएगा, इसको जो हम लोग लेंगे ये हो जाएगा इनसॉल्युबल पार्ट, ये वाटर में घुलेगा नहीं, इनसॉल्युबल पार्ट, इस तरह से, ठीक है। तो जैंथेट कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको देगा, बॉन्ड इधर आया, एस पे माइनस, ये बना, और इस तरह से ये सोडियम एल्काइल जैंथेट बनाए। इसका जो ये पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक यूनिट हुआ, जो पानी में घुलेगा नहीं, ये चार्ज होने की वजह से आयोनिक है, आयोनिक पार्ट, ये हाइड्रोफिलिक यूनिट, ये सॉल्युबल पार्ट हुआ। तो यहाँ पर होता क्या है, जब हम लोग ये जो लेते हैं इस जगह, हम लोग अगर यहाँ पर लेते हैं, ये मान लीजिए इस तरह से, ये क्या है, दिस इज द, ये बबल, यहाँ तो एयर है, ये बबल है ना, बबल, और यहाँ पर क्या होता है, इसका जो सरफेस है वो तो ऑयल है, और उसके साथ ऑर्गेनिक पार्ट ये वाला पोर्शन, इसको अगर हम लोग इस तरह से दिखाएं, ये जो पार्ट है इसको दो पार्ट में हम लोग, तो इस पार्ट को ये यहाँ पर हम लोग दिखा दिए, ये वाला पोर्शन, इसको ये, और उसके साथ यहाँ पर क्या है, इस जगह यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ हम लोग लेते हैं ये S माइनस और Na प्लस, इन दोनों के बीच तो एक अट्रैक्शन है ही, आयनिक बॉन्ड, तो सरफेस पे ये आकर के चिपक गया, इसमें सट गया, क्योंकि ये भी ऑर्गेनिक पार्ट है, ऑयल भी ऑर्गेनिक पार्ट लाइक या लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो इसलिए ये इसके साथ आकर के सट गया। अब देखिए बाहर कौन सा पार्ट रहा, ये हाइड्रोफिलिक यूनिट, नेगेटिव और पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या होता है, वो जो सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर वो भी तो आयोनिक कंपाउंड ही होता है, मेटल सल्फाइड, तो ये इस तरह से यहाँ सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर में यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये जो होगा दिस इज द सल्फाइड ओर, ये जो सल्फाइड ओर है यहाँ पर ओर पार्टिकल इस तरह से आया, तो ये इसका प्लस और माइनस यहाँ अट्रैक्शन, इसका माइनस प्लस अट्रैक्शन, तो इस तरह से देखिए ये एयर बबल पे क्या होगा, ये जो बबल है ऑयल का, ये जो बना है, ये बबल के सरफेस पे ये सोडियम एल्काइल जैंथेट का जो हाइड्रोफोबिक यूनिट है, जो वाटर हीटिंग है, वो ऑयल के साथ एफिनिटी ज़्यादा है, वो ऑयल के साथ जाकर के चिपक गया, उसके सरफेस से ये चिपक गया, और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव है, और सल्फाइड ओर का जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो आकर के इसके साथ ये चार्ज की वजह से वो अट्रैक्ट कर लिया। इस तरह से क्या होगा कि बबल पे सल्फाइड और आकर के ज़्यादा से ज़्यादा चिपकेगा, और एक ये भी था, और तो पहले से भी एडजॉर्प्शन के थ्रू ये चिपका हुआ था, तो इस तरह से दोनों मेथड से आकर के जब बबल ये सल्फाइड और इसके सरफेस पर चिपकेंगे तो क्या होगा, सल्फाइड पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा चिपका, और वो जब ऊपर जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सल्फाइड और पार्टिकल को ऊपर ले जाएगा, इसलिए इफिशियंसी बढ़ जाता है। यहाँ पर हम लोग ये सोडियम इथाइल जैंथेट के जगह पे हम लोग साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुन क्या होता है, साबुन का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है। साबुन क्या होता है, RCOONA, तो ये सब क्या होता है, सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़िएगा,
ये सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल जो सरफेस पर ले जाने में ये मदद करता है। तो ये RCOONA, इसमें ये वाला पोर्शन जो होता है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट और ये हाइड्रोफिलिक। तो R तो काफ़ी बड़ा होता है, तो इसको हम लोग ऐसे ऐसे लिखते हैं और यहाँ COO और Na, तो ये माइनस ये प्लस। तो ये देखिए ये वाला पार्ट क्या है, ये जो पार्ट होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो पार्ट होगा ये ये जो पार्ट यहाँ पर है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट और ये हाइड्रोफिलिक। तो यहाँ पर क्या होगा जब आएगा तो ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग ये जो पोर्शन है ये तो ऑयल के साथ एफिनिटी होगा, ऑर्गेनिक पार्ट है, तो ये इसके साथ ऐसे चिपक जाएगा। और यहाँ पर इस जगह जो रहेगा CO और O माइनस और Na प्लस, और यहीं पर आकर के फिर क्या हो जाएगा ये सल्फाइड और यहाँ पर आकर चिपक जाएगा। ये सल्फाइड और होगा तो यह माइनस ये प्लस, ये माइनस प्लस के साथ और प्लस माइनस के साथ इस तरह से आकर चिपकेगा। तो इवन सोप कैन बी यूज्ड as surfactant molecule or as collector, but as it is costly, it is generally not used in metallurgy. We generally use the cheapest material, and that is why potassium or sodium ethyl xanthate is used. तो ये क्लियर हो गया कि कलेक्टर का काम क्या है, कि कलेक्टर नाम से ही क्लियर है, ये कलेक्ट करता है। ये क्या करेगा, एयर बबल जो है ऑयल का, वो जो फ्रोथ है उसके चारों तरफ, बबल के चारों तरफ सल्फाइड ओर को कलेक्ट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो जमा करेगा सरफेस पे, और तब एक बबल अगर जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सल्फाइड को लेकर के जाएगा, इसलिए प्रोसेस का इफ़िशियंसी बढ़ जाता है। इसमें सोडियम पोटासियम इथाइल जैंथेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये कैसे तैयार करते हैं, अल्कोहल का कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करके इसमें लोन पेयर यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड इधर, तो ROH, वो लोन पेयर दिया तो O पे प्लस, और ये कार्बन से बॉन्ड बनाया, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रह गया, S माइनस, अब यहाँ प्लस है तो ये इधर जाएगा, H प्लस निकला, H यहाँ जा करके जुटा, ये बनाया, और इसका जब हम लोग NaOH से रिएक्शन करेंगे, ये एसिड बेस रिएक्शन हुआ, वाटर अलग हो गया, ये सोडियम सॉल्ट बना, और ये इसका ये जो पार्ट है हाइड्रोफोबिक यूनिट हुआ, और ये चार्ज होने की वजह से हाइड्रोफिलिक यूनिट यानी वाटर सॉल्युबल पार्ट, ये वाटर इनसॉल्युबल, यहाँ सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्युबल जो लिखे हैं ये विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वाटर में ये इनसॉल्युबल पार्ट, वो सॉल्युबल पार्ट। तो जब इसको हम लोग मिलाते हैं तो ये वाला पार्ट वाटर में इनसॉल्युबल लेकिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सॉल्युबल होगा, तो ये तो ऑयल ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो ये जाकर के उससे चिपक जाता है, और फिर उसके आउटर साइड में ये आयनिक पार्ट है, चार्ज पार्ट है, तो यहाँ सल्फाइड और भी आयनिक है, और अपोजिट चार्ज आमना सामने आने से वो अट्रैक्ट हो जाता है। इस तरह से वो फ्रोथ अपने सरफेस पर वो सल्फाइड ओर को कलेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम इथाइल जैंथेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अब है डिप्रेसेंट एंड एक्टिवेटर। नेक्स्ट है ये डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, ये डिप्रेस करेगा। डिप्रेस किसको करता है, देखिए इसका इस्तेमाल कब करते हैं, मान लीजिए कभी कभी कोई सल्फाइड है, एक मेटल सल्फाइड है M और दूसरा यहाँ M-S, ये दो तरह का मेटल सल्फाइड है, तो यहाँ क्या होगा, और इसमें ये ओर है लेकिन ये मेटल ओर नहीं है, हमें ये मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, ये नहीं करना है, तो हम लोग ये तो अगर हम लोग ऐसे डायरेक्ट इसका फ्लोटेशन करेंगे तो दोनों सल्फाइड ओर है, दोनों बबल के साथ चलाएगा ऊपर
फ्रोथ के साथ ऊपर आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ अगर किसी एक मेटल को प्राप्त करना है दूसरे को नहीं, तो किसी एक को डिप्रेस करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा हम लोगों को, जिस मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है उस मेटल को हमें एक्टिवेट करके ऊपर लाना है, दूसरा को डिप्रेस कर देना है। तो इसीलिए मान लीजिए यहाँ एम को प्राप्त करना है, एम डैश को नहीं, तो इसको डिप्रेस कर देना है और ये इसको एक्टिवेट कर देना है। तो डिप्रेस हम लोग कैसे, तो इसको डिप्रेस करें या इसको एक्टिवेट करें। तो इसको डिप्रेस करने के लिए जो मटेरियल मिलाया जाता है उसको डिप्रेसेंट कहते हैं। तो डिप्रेसेंट क्या करेगा, इट प्रिवेंट्स सम मेटल सल्फाइड, जैसे यहाँ पर हम M-S लिए सल्फाइड ओर फ्रॉम फॉर्मिंग द फ्रोथ विद द बबल्स। बबल्स के साथ वो फ्रोथ बनने में, जो बताया था ना कि ये बबल है और इसमें जाकर के सल्फाइड और चिपक जाता है एडजॉर्प्शन के थ्रू। तो ये जो चिपकेगा यहाँ पर, ये चिपकेगा, इसको चिपकने नहीं देगा इसके साथ। तो यही काम करता है डिप्रेसेंट। तो इट प्रिवेंट्स सम मेटल सल्फाइड ओर्स फ्रॉम फॉर्मिंग द फ्रोथ विद द बबल्स। इट हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट इन द सेम ओर। अब यही एक ही ओर है, ये दोनों मिक्सचर के रूप में पाया जा रहा है, तो अब इसमें इसको सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने में मदद किया, डिप्रेस कर दिया, इसका मतलब सेपरेशन हो गया। या यूँ कहें इट मेक्स द प्रोसेस सेलेक्टिव, सेलेक्टिव बना दिया, किसी एक को एक्टिवेट किया, एक को नहीं, उसको सॉल्यूशन में ही रहने दिया, एक को बबल्स के थ्रू ऊपर आ गया। तो जैसे एग्जाम्पल में जो गैलेना है PbS, ये ओर है, और जिंक ब्लेंड ये भी तो ओर है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे यहाँ पर कि ओर PbS ये मेन है और ZnS ये जिंक ब्लेंड तो कहलाता है जब ये अकेले अलग से रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये इम्प्यूरिटी के रूप में रह रहा है, ये इम्प्यूरिटीज़ के रूप में यहाँ पर है, ठीक है। तो जो गैलेना ओर होता है उसमें अक्सर जिंक सल्फाइड यानी जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड एज इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होता है। तो हमें या लेड को एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें इसको लाना पड़ेगा फ्रोथ के साथ ऊपर, और इसको तो नहीं लाना है, अलग करना है इम्प्यूरिटी को, तो इसको डिप्रेस करना पड़ेगा। तो इसको डिप्रेस करने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रेसेंट। तो यहाँ डिप्रेसेंट क्या यूज होता है, NaCN। ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह का ये डिप्रेसेंट सेलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर NaCN सेलेक्ट किया गया, क्यों? क्योंकि Cn माइनस जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग पढ़ते हैं, ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है और ये तुरंत कॉम्प्लेक्स बनाएगा ट्रांजिशन मेटल के साथ। इसीलिए यहाँ पर लेड तो ट्रांजिशन मेटल नहीं है, जिंक ट्रांजिशन मेटल है, तो हम लोग इसीलिए ऐसा यूज किए कि ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा, इसके साथ नहीं बनाएगा, तो सेपरेट हो जाएगा। तो वही NaCN, तो PbS के साथ NaCN यहाँ कोई रिएक्शन नहीं किया। ये Pb जो होता है इट इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। तो ट्रांजिशन मेटल नहीं होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, जबकि Zn ये D ब्लॉक का है, ये कॉम्प्लेक्स बना सकता है, इसलिए NaCN के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना दिया। Na2ZnCN4 और Na2S ये क्या है, ये वाटर सॉल्युबल हो गया, ये वाटर सॉल्युबल। तो देखिए ये वाटर के साथ चला गया, और लेड तो वाटर सॉल्युबल भी नहीं है और वो कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनाया, तो लेड सल्फाइड चला गया बबल के साथ और ZnS सॉल्यूशन में रह गया, तो ये डिप्रेस हुआ कि नहीं। तो इस तरह से ZnS को डिप्रेस करने के लिए NaCN यहाँ डिप्रेसेंट का काम किया। अब मान लीजिए हम लोग इस प्रोसेस को रिपीटेडली करते हुए पूरा का पूरा
PBS अलग कर लिए, PBS अलग कर लिए, वो निकल गया अलग। अब मान लीजिए हमको ZnS को अलग करना है, तो ZnS को अलग करने के लिए, ये तो वाटर सॉल्युबल है, तो फिर उस जो डिप्रेस्ड मेटल यहाँ पर है उसको फिर एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं, एक्टिवेटर। मतलब लेड तो निकल गया, लेड सल्फाइड वो फ्रोथ के साथ वो चला गया, लेकिन ZnS जो सॉल्यूशन में रह गया, फिर उससे हम चाहते हैं, वो ZnS के फॉर्म में नहीं है, वहाँ कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, हम चाहते हैं कि वहाँ से फिर वापस जिंक सल्फाइड आ जाए, तो उसके लिए एक्टिवेटर मिलाना पड़ता है। इट इज यूज्ड टू एक्टिवेट द डिप्रेस्ड मेटल सल्फाइड। यहाँ डिप्रेस्ड मेटल सल्फाइड कौन है, ZnS, इसको फिर से प्राप्त करना है। तो यहाँ क्या था, Na2ZnCN4 और Na2S, और उसमें यहाँ CuSO4 जो मिलाया गया, दिस इज एन एक्टिवेटर, ये एक्टिवेटर है। इसको जब हम लोग मिला दिए तो मिलाए तो रिएक्शन करके ये Na2CuCN4 और ZnS, देखिए यहाँ एक्सचेंज हो गया, ये एक्सचेंज हुआ, और यहाँ पर इस जगह Zn, इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं Zn और Cu इस जगह, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस जगह से Cu जो है इसको हटा दिया, यहाँ पर Cu आया, Zn को हटा दिया, तो यहाँ पर CuCN4। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों हटाया, तो यहाँ जिंक का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और इसका जो होगा यहाँ DsP2 होगा, DsP2 स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, और ये जो होता है ये टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है, यानी इस रिएक्शन को प्रमोट कौन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी, इसलिए ये रिएक्शन हुआ, और फिर यहाँ ZnS बन गया। देखिए ZnS अलग हो गया, ये वाटर इनसॉल्युबल, ये तो फिर प्रेसिपिटेट यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ये ZnS हम लोग को अलग हुआ, और ये फिर अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, Cu यहाँ +2 से +1 स्टेट में आ जाता है, ये +1 स्टेट में आ जाता है, और ये साइनोजन गैस बनता है। तो हमें इसके बाद वाले रिएक्शन से मतलब नहीं है, यहाँ हम लोग को यहीं तक मतलब था, ये ZnS को अलग करना। ये देखिए पहले हम मिक्सचर से इसको जो वाटर इनसॉल्युबल था उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, और PBS को फ्रोथ के साथ ऊपर भेज दिए। जब वो अलग हो गया तो फिर हम उसमें उस एग्जॉस्टेड सॉल्यूशन में हम फिर एक एक्टिवेटर CuSO4 मिला दिए, मिलाने से वापस ZnS आ गया, और अब फिर इसका फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से ZnS फिर फ्रोथ बनाकर अलग हो जाएगा। इस तरह से PBS और ZnS को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। तो ये हुआ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। उसमें हमने बताया था कि यहाँ पर अब जो हम लोग लेते हैं ये जो स्लरी है, और यहाँ पर से हम लोग इस जगह जो एयर पास करते हैं, तो एयर पास करने पर क्या होगा, यहाँ से बबल्स बनेंगे, और जो झाग होगा लाइट होने की वजह से ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर ऐसे चला जाएगा, और फिर हम लोग, और जो इम्प्योरिटी है वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ से इसको क्या करते हैं हम लोग अलग निकाल लेते हैं, और इसको निकाल कर हम लोग रखते हैं, और किसी कपड़ा पे या किसी, और उसको ऐसे रगड़ते हैं, तो वह जो बबल्स कोलैप्स हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और सल्फाइड और हम लोग को अलग से मिल जाता है। तो ये हुआ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो ये फिजिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे केमिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन।